नमस्कार। आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 8 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएं। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बातचीत के लिए। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें कौन से पशु पक्षी दिखाए गए हैं? तो यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है। आपको चित्र को देखते हुए बताना है कि इसमें आपको कौन कौन से पशु पक्षी जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कि पहले चित्र में देखिए, ये है पेलिकन पक्षी। ठीक है। इस चित्र में आपको हाथी लिखना है। ये है गैंडा। अगला चित्र देखिए, ये तेंदुए का चित्र है। ये है कठफोड़वा पक्षी। ये चित्र है भेड़िए का। ये है हिरन। और इस चित्र में जो आप देख रहे हैं वो है बाघ। ठीक है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको इन सभी पशु पक्षियों के नाम लिखने हैं। तो आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे। इस चित्र में पेलिकन पक्षी, हाथी, गैंडा, तेंदुआ, कठफोड़वा, भेड़िया, हिरन और बाघ दिखाए गए हैं। अगला प्रश्न है, आपने इन पशु पक्षियों को कहाँ कहाँ देखा है? तो जहां जहां भी आपने इन पशु पक्षियों को देखा है, इस प्रश्न के उत्तर में आपको वही लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, इनमें से कुछ जैसे हाथी और बाघ मैंने चिड़ियाघर में देखे हैं। हिरन और तेंदुआ जंगल सफारी में दिखाई देते हैं। पेलिकन और कठफोड़वा पक्षी तालाब या पेड़ों के पास देखे जा सकते हैं। गैंडा और भेड़िया राष्ट्रीय उद्यानों में देखने को मिलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, इस पाठ में पशुओं के स्वभाव के बारे में क्या-क्या बताया गया है? कि उनके बिहेवियर के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में क्या-क्या बताया गया है? तो आप उत्तर में लिखेंगे, हिरन और भैंस डर कर अलग हट गए। जो हिरन और भैंसे थे वो डरकर अलग हट गए। गैंडा अपने स्थान पर जमे रहे। मादा गैंडा जब बच्चे के साथ होती है तो उनकी सुरक्षा के लिए हिंसक हो सकती है। हाथी मिलजुल कर रहते हैं और बच्चों को बचाते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। और जो बाघ है, रॉयल बंगाल टाइगर, रात में बाहर निकलते हैं। अगला प्रश्न है, आप कहाँ कहाँ की यात्रा पर जाना चाहेंगे और क्यों? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, मैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की यात्रा पर जाना चाहूंगा क्योंकि वहां अलग-अलग प्रकार के जंगली पशु पक्षी प्राकृतिक वातावरण में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं भी दे सकते हैं। आप जहां कहीं की भी यात्रा पर जाना चाहते हैं, वही आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है और उसका कारण बताना है कि आप वहां क्यों जाना चाहते हैं। अगला प्रश्न है पाठ से, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर तारे का चित्र बनाइए। यहाँ एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं। तो प्रश्न है, चाचा अरूप को यात्रा के समय किसने संदेह की दृष्टि से देखा? तो ऑप्शन है, गैंडों ने, हिरनों ने, भैंसों ने या हाथियों ने। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, चाचा अरूप को यात्रा के समय गैंडों और भैंसों ने संदेह यानी शक की दृष्टि यानी नजर से देखा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा में रॉयल बंगाल टाइगर भी है पर उन्हें देखना कठिन है क्योंकि ऑप्शन है, वे कभी दिखाई नहीं देते, वे बड़े हिंसक होते हैं, वे रात में ही निकलते हैं या वे कभी बाहर नहीं निकलते। तो जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, वे रात में ही निकलते हैं। तो इसके सामने आप तारा का चिन्ह बनाएंगे। फिर अगला प्रश्न है,
एक विशाल हाथी तब तक निगरानी करता रहा जब तक कि एक बड़ा हाथी तब तक देखभाल करता रहा, निगरानी करता रहा जब तक लेखक और उसके मित्र निकल नहीं गए। जीप वहीं खड़ी रही, पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया या वहां से बाघ चला नहीं गया। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि जब तक पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया, कि जब तक हाथियों के पूरे झुंड ने रास्ता पार नहीं कर लिया, तब तक जो है एक विशाल हाथी निगरानी करता रहा। अब अगला प्रश्न देखिए, सोचिए और लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न है, यह पाठ एक पत्र है, यह पत्र किसने, किसे और क्यों लिखा है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, यह पत्र अरूप चाचा ने अपने भतीजों भतीजियों को लिखा है। उन्होंने यह पत्र इसलिए लिखा ताकि वे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा के अपने अनुभव और वहां के पशु पक्षियों के बारे में बच्चों को बता सकें। फिर अगला प्रश्न है, मादा गैंडा कब और क्यों हिंसक हो जाती है। तो उत्तर है, मादा गैंडा तब हिंसक हो जाती है जब वह अपने बच्चे के साथ होती है, क्योंकि उस समय उसे अपने शिशु की सुरक्षा की चिंता रहती है। यदि कोई पास जाए तो वह हमला भी कर सकती है। फिर अगला प्रश्न, भारतीय गैंडों की संख्या क्यों घट रही है। तो उत्तर है, क्योंकि लोगों ने उनके सींग पाने के लिए उनका अत्यधिक शिकार किया है। अत्यधिक यानी बहुत अधिक। लोग यह मानते थे कि गैंडे के सींग में औषधीय गुण होते हैं, जबकि वैज्ञानिकों ने बाद में सिद्ध किया कि ऐसा नहीं है। लगातार शिकार के कारण इनकी संख्या जो है बहुत कम हो गई है। कि लोगों का क्या मानना था कि इनके सींगों में क्या होता है, औषधीय गुण होते हैं, जिससे बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया, साबित किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके सींगों में ऐसा कोई भी गुणकारी औषधीय गुण नहीं है। लेकिन लगातार इनके शिकार के कारण इनकी जो संख्या है वो बहुत ही कम हो गई है, घट गई है। अगला प्रश्न है, भगवान कृष्ण ने हाथी के स्थान पर गैंडे को रण क्षेत्र में भेजने का विचार क्यों छोड़ दिया। तो उत्तर है, क्योंकि गैंडा निर्देशों का पालन नहीं कर सका, वह युद्ध के अनुशासन में ढल नहीं पाया, इसलिए भगवान कृष्ण ने उसे कवच सहित यानी कवच के साथ ही वापस जंगल में भेज दिया। फिर अगला प्रश्न, प्रथम दिन की यात्रा के बाद लेखक का मन क्यों नहीं भरा। तो उत्तर है, प्रथम दिन यानी कि पहले दिन की यात्रा के बाद लेखक का मन इसलिए नहीं भरा क्योंकि उसने बहुत से पशु पक्षी देखे थे, फिर भी उसका मन और देखने का कर रहा था कि और भी पशु पक्षियों को मैं देखूं। उसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की सुंदरता और वहां के जीव जंतुओं को और अधिक देखने की इच्छा थी, कि वो और भी जंतुओं को वहां पर देखना चाहते थे, इसलिए उनका मन नहीं भरा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पक्षी से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है। अब आप भी अपनी लेखन पुस्तिका में इस पक्षी से संबंधित 3 और प्रश्नों का निर्माण कीजिए। ठीक है, तो ये चित्र में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पक्षी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो हमें प्रश्न बनाने हैं इस पक्षी से संबंधित। ठीक है, तो एक उदाहरण हमें दिया गया है कि यह चित्र किस पक्षी का है। हमें केवल प्रश्न बनाने हैं, उनके उत्तर नहीं लिखने। ठीक है, तो यह एक प्रश्न तो इन्होंने बना दिया कि यह चित्र किस पक्षी का है। बाकी के प्रश्न हमें खुद बनाने हैं और 3 प्रश्न बनाने हैं। तो आप 3 प्रश्न और बना सकते हैं कि यह पक्षी कहाँ पाया जाता है, यह पक्षी क्या खाता है, इसके पंख किस रंग के होते हैं। अब अगला प्रश्न है, भाषा की बात। कोष्ठक में से उचित शब्द का चयन कर यानी चुनाव कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आज डैश ही हम हाथियों पर चढ़कर उद्यान देखने गए। तो भोर और सुबह में से क्या आएगा, आज सुबह ही। ठीक है,
हमने एक सींग वाला गैंडा डैश बार देखा। पहले या पहली, तो क्या आएगा? पहली। हमारी यात्रा कुछ डैश ही समाप्त हो गई। जल्दी, कि हमारी यात्रा कुछ जल्दी ही समाप्त हो गई। ड्राइवर हमें एक बी यानी झील की डैश ले गया। और या और, तो ये वाला और आएगा, ठीक है। और इस और का अर्थ होता है तरफ, ठीक है। कि ड्राइवर हमें एक बील यानी झील की ओर ले गया, झील की तरफ ले गया। मार्गदर्शक, मार्गदर्शक यानी कि गाइड ने बताया डैश उन्हें देखना कठिन है, कि उन्हें देखना कठिन है। जब किसी की बात को ज्यों का त्यों दिखा जाता है तब हम इस वाले की का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, सामने जंगली हाथियों का एक झुंड दिखा। यहाँ झुंड शब्द का प्रयोग हाथियों के समूह के लिए किया गया है। भिन्न भिन्न समूहों के लिए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंगूरों का गुच्छा, जूतों की जोड़ी आदि। नीचे दिए गए चित्रों का सही नामों के साथ मिलान कीजिए। तो अब यहाँ पर हमें चित्र दिए गए हैं और उनके साथ उनके नाम भी दिए गए हैं, तो हमें सही चित्र का मिलान उसके सही नाम से करना है। तो जैसे कि एक उदाहरण हमें दिया गया है, ये हाथियों का आपको क्या दिखाई दे रहा है? झुंड दिखाई दे रहा है, तो इसका मिलान इससे हो गया। अब सबसे ऊपर देखिए, ये है चाबियों का गुच्छा, तो इसका मिलान हम इससे कर देंगे, ठीक है। फिर अगला चित्र देखिए, ये है कक्षा, तो इसका मिलान हम किससे करेंगे? कक्षा से करेंगे। फिर अगला देखिए, ये है छत्ता, तो यहाँ पर हम इसका मिलान इससे करेंगे। फिर अगला चित्र देखिए, यहाँ पर लोगों की क्या है? भीड़ है, ठीक है। तो इसका मिलान हम इससे करेंगे। और यहाँ पर लकड़ियों का क्या है? गट्ठर, तो इसका मिलान इससे। और ये है भेड़ों का रेवड़, ठीक है। अब मिलान किए गए समूह वाले शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अभी जो आपने मिलान किए हैं, अब आपको उन शब्दों के वाक्य लिखने हैं, ठीक है। जैसे भीड़ का दिया गया है, मेले में लोगों की भीड़ थी। अब बाकी सभी शब्दों के आपको खुद से वाक्य बनाने हैं। छत्ता का, गुच्छा का, भीड़ का आपको उदाहरण दिया गया है, गट्ठर, झुंड, रेवड़ और कक्षा। तो ये देखिए, छत्ता का बनेगा, पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लटका हुआ था। गुच्छा का, मेरे पास चाबियों का गुच्छा है। भीड़ का, रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। गट्ठर, मजदूर सिर पर लकड़ी का गट्ठर उठा रहा था। अगला झुंड, खेत में हिरणों का झुंड घास चर रहा था। अगला है रेवड़, गांव के बाहर बकरियों का रेवड़ चर रहा था। और कक्षा का, हमारी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। तो आप इन शब्दों का प्रयोग करते हुए खुद से भी वाक्य बना सकते हैं इन वाक्यों के अलावा। अगला प्रश्न है, घोड़ा घास खाता है, घोड़ा शाकाहारी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में एक ही बात दो प्रकार से व्यक्त की गई है। जैसे घोड़ा घास खाता है, वाक्य में घास खाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द शाकाहारी का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, घोड़ा घास खाता है, तो घास खाने वाला कौन होगा? शाकाहारी, ठीक है। तो एक ही वाक्य को दो प्रकार से, दो तरह से लिखा गया है, ठीक है। जब हमने घास खाना के लिए शाकाहारी शब्द लिख दिया, तो ये है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए इस प्रकार के एक शब्द के प्रयोग से वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। दोनों ही वाक्यों का अर्थ जो है वो एक ही है, ठीक है। कि घोड़ा घास खाता है, घोड़ा शाकाहारी है। तो कहने का अर्थ है कि अनेक शब्दों के लिए इस प्रकार के एक शब्द के प्रयोग से वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं आता, कोई परिवर्तन
नहीं आता। अब नीचे दिए गए वाक्यांशों में रेखांकित वाक्यांशों के स्थान पर तालिका में से एक शब्द चुनकर वाक्यों को पुनः लिखिए। ठीक है, ये आपको दी गई है तालिका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो रेखांकित शब्द है उसको आपको क्या करना है, रेखांकित वाक्यांशों के स्थान पर आपको इनमें से चुनना है, इस तालिका में से चुनना है। तो देखते हैं, काजीरंगा का सौंदर्य देखने योग्य है। देखने योग्य के लिए क्या प्रयोग में लाएंगे हम वाक्यांश, दर्शनीय। ठीक है, देखने योग्य यानी कि दर्शनीय। तो आप वाक्य को दोबारा किस तरह लिखेंगे कि काजीरंगा का सौंदर्य दर्शनीय है। अगला है, रश्मि का कार्य प्रशंसा के योग्य है। तो प्रशंसा के योग्य यानी कि प्रशंसनीय। ठीक है, तो प्रशंसा के योग्य के स्थान पर आप प्रशंसनीय शब्द लिखेंगे। तो क्या बनेगा वाक्य, रश्मि का कार्य प्रशंसनीय है। अगला अगला वाक्य देखिए, गौरव को उसके सहपाठी मधुर बोलने वाला लड़का मानते हैं। अब मधुर बोलने वाला, ये देखने योग्य का दर्शनीय, प्रशंसा के योग्य का प्रशंसनीय, और मधुर बोलने वाला कौन है, मृदुभाषी। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या शब्द प्रयोग में लाएंगे, मृदुभाषी। मृदुभाषी यानी कि मधुर बोलने वाला। मृदु का अर्थ है मधुर और भाषी यानी बोलने वाला। अगला देखिए, विद्यालय में सप्ताह में एक बार श्रमदान किया जाता है। तो विद्यालय में सप्ताह में एक बार, सप्ताह में एक बार के लिए क्या प्रयोग लाएंगे हम, साप्ताहिक। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, साप्ताहिक। तो वाक्य क्या बनेगा हमारा दोबारा, कि विद्यालय में साप्ताहिक श्रमदान किया जाता है। अगला देखिए, मेरा बड़ा भाई सैनिक है। तो बड़ा भाई, बड़े भाई के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, अग्रज, कि मेरा अग्रज सैनिक है। ठीक है, तो ये देखिए, वाक्यों को जब दोबारा लिखा गया तो इस तरह से होगा, काजीरंगा का सौंदर्य देखने योग्य है, काजीरंगा का सौंदर्य दर्शनीय है, रश्मि का कार्य प्रशंसा के योग्य है, रश्मि का कार्य प्रशंसनीय है, गौरव को उसके सहपाठी मधुर बोलने वाला लड़का मानते हैं, गौरव को उसके सहपाठी मृदुभाषी लड़का मानते हैं, विद्यालय में सप्ताह में एक बार श्रमदान किया जाता है, विद्यालय में साप्ताहिक श्रमदान किया जाता है। फिर अगला, मेरा बड़ा भाई सैनिक है, मेरा अग्रज सैनिक है। अब अगला प्रश्न देखिए, पाठ से आगे, इस पत्र में बहुत से प्राणियों के नाम आए हैं, आप उन प्राणियों को किस नाम से पुकारते हैं, अपने अभिभावकों की सहायता से कुछ पशु पक्षियों के नाम यहाँ लिखिए। तो इस पाठ में बहुत से पशु पक्षियों के नाम आए हैं, तो आपको उन प्राणियों का कोई अन्य नाम लिखना है अगर आप किसी अन्य नाम से उन्हें पुकारते हैं। ठीक है, तो जैसे हिरन आया है इस पाठ में, तो हिरन को हम क्या कहते हैं, मृग भी कहते हैं। ठीक है, और भैंसा, भैंसे का नाम आया है, भैंसा, उस भैंसे को महिष भी कहा जाता है। सारस जो पक्षी है, सारस पक्षी को कहीं कहीं क्रोंच पक्षी भी कहा जाता है, क्रोंच पक्षी। ठीक है, और जैसे हाथी है, हाथी, हाथी को क्या कहा जाता है, हाथी को गजराज भी कहा जाता है। गैंडा, गैंडे को क्या कहते हैं, राइनो। इसके अलावा और क्या हो सकता है, टाइगर, टाइगर को बाघ कहते हैं हम। ठीक है, और बगुला, बगुला जो पक्षी है उसे वक भी कहा जाता है। ठीक है, वक, या कहीं कहीं उसे
ध्वल पक्षी भी कहते हैं, ध्वल पक्षी। ठीक है। और पेलिकन जो पक्षी है, उस पक्षी को श्वेत पक्षी भी कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आपको पाठ में आए हुए प्राणियों के अन्य नाम लिखने हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे भारत के मानचित्र में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान दर्शाए गए हैं। इसमें दी गई सूचनाओं को समझते हुए दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये देखिए, ये क्या है, भारत का मानचित्र। ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है, कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। ठीक है। और अब हमें इसी जानकारी के प्रयोग से जो आगे प्रश्न दिए गए हैं वे करने हैं। तो पहले इन्हें देखते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, ये देखिए, ये है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, जो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो जैव विविधता का क्या अर्थ होता है, जैव विविधता का अर्थ है कि पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रकार के जीवन की विविधता, चाहे उसमें पौधे हों, जानवर हों, सूक्ष्म जीवी हों। ठीक है। अगला है उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का सबसे पुराना और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में स्थित है। और यह है बाघों, हाथियों, हिरणों और पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो ये भारत के मानचित्र में यहाँ पर उत्तराखंड है। ठीक है। फिर अगला देखिए, राजस्थान। यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो भारत के मानचित्र पर राजस्थान ये रहा। फिर अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। भारत के मानचित्र में उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर दुर्लभ और लुप्तप्राय का क्या अर्थ है, कि जो बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पर हैं, कि ऐसे जीव जंतुओं का घर जहाँ पर जो बिल्कुल ही खत्म होने के कगार पर है। ठीक है। फिर अगला देखिए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये बारासिंगा के लिए प्रसिद्ध है। और भारत के मानचित्र पर मध्य प्रदेश यहाँ है। ठीक है। अगला है असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध। इस उद्यान के बारे में हम इस पाठ में पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये पाठ इसी पर आधारित है। और असम कहाँ पर है भारत के मानचित्र में, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है। फिर अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, यहाँ पर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और भारत के मानचित्र पर यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। फिर अगला देखिए, केरल। केरल पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, और ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और भारत के मानचित्र पर केरल यहाँ है। फिर अगला है ओडिशा। यहाँ पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, जो बाघ अभयारण्य है। ठीक है। और भारत के मानचित्र पर ओडिशा जो है यहाँ पर है। अब आपको इसी जानकारी के आधार पर आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है। तो देखते हैं। तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पर है, केरल में। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिखेंगे, केरल राज्य में। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखिए, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और यह किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखते हैं। ये देखिए, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में।
तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे पुराना और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। तो आप लिखेंगे भारत का सबसे पुराना और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब अगला प्रश्न है स्तंभ क और स्तंभ ख का उचित मिलान कीजिए। तो स्तंभ क में दिया गया है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है? केरल में। ठीक है, हम ये पार्ट अभी ऊपर पढ़ चुके हैं भारत के मानचित्र में। फिर अगला देखिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध, एक सींग वाले गैंडे के लिए क्या प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हम इस पाठ में पहले ही पढ़ चुके हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये किस लिए है? दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर। ओडिशा, ओडिशा में क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इनका मिलान करना है। अब अगला प्रश्न देखिए, यह भी जाने। राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ उपस्थित पेड़ पौधे पशु पक्षी अपनी प्राकृतिक अवस्था में संरक्षित रहते हैं। भारतीय वन्य जीव संसाधन के अनुसार वर्तमान में भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ये केवल आपके जानने के लिए है कि राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र है जिसे सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाता है, और यहाँ उपस्थित पेड़ पौधे पशु पक्षी अपनी प्राकृतिक अवस्था में संरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। भारतीय वन्य जीव संसाधन के अनुसार वर्तमान में यानी कि अब भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला प्रश्न है पुस्तकालय एवं अन्य स्रोत। विद्यालय के पुस्तकालय में जाकर भारत के किसी एक पक्षी अभयारण्य के बारे में पढ़िए। अपने समूह में मिलकर वहां पाए जाने वाले पशु पक्षियों के चित्र एकत्रित कर या बनाकर उन्हें कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। आप अपनी प्रस्तुति में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित कर सकते हैं। तो आपको विद्यालय के पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में जाना है और वहां जाकर भारत के किसी एक पक्षी अभयारण्य के बारे में पढ़ना है, और वहां पर पाए जाने वाले पशु पक्षियों के चित्र इकट्ठे करने हैं या बनाकर कक्षा में प्रस्तुत करना है, प्रेजेंट करना है। और इस प्रस्तुति में, प्रेजेंटेशन में आप कौन कौन सी जानकारी को शामिल करेंगे? जैसे पक्षी अभयारण्य क्या है, इनकी स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य हैं, भारत के 5 प्रसिद्ध राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य कौन से हैं, इनमें कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं। इस जानकारी को ढूंढने तथा लिखने के लिए आप पुस्तकालय, अभिभावक या किसी अन्य स्रोत की सहायता भी ले सकते हैं। तो पहली जानकारी क्या है कि पक्षी अभयारण्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अभयारण्य होता क्या है। ठीक है, अभयारण्य एक ऐसा स्थान है, ऐसा सुरक्षित स्थान जहां
जानवर बिना किसी भय के रह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि ऐसा सुरक्षित स्थान या जंगल जहां जानवर बिना किसी भय के रह सकते हैं। और जो अभयारण्य शब्द है, ये दो शब्दों के मेल से बना है। किससे? अभय जमा अरण्य। ठीक है, तो इनको मिलाकर क्या बना है? अभयारण्य। ठीक है, और अभय का अर्थ क्या होता है? बिना डर के या बिना भय के। और अरण्य का अर्थ क्या होता है? वन। ठीक है, कि ऐसा जंगल जहां जानवर जो हैं बिना किसी भय के रहें। ठीक है, पक्षी अभयारण्य वह संरक्षित स्थान है जहां पक्षियों को सुरक्षित वातावरण मिलता है। यहाँ उनके शिकार पर रोक होती है और उन्हें प्राकृतिक रूप से रहने, भोजन करने तथा प्रजनन करने का अवसर दिया जाता है। फिर दूसरी जानकारी है कि इनकी स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उत्तर है, पक्षी अभयारण्यों की स्थापना करने की आवश्यकता उन्हें विलुप्त होने से बचाने, विलुप्त यानी कि उन्हें पूरी तरह से गायब होने से बचाने, उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित करने के लिए पड़ी। क्योंकि जंगलों की कटाई और अत्यधिक शिकार के कारण पक्षियों की संख्या तेजी से घटने लगी थी, इसलिए इनकी स्थापना करने की आवश्यकता पड़ी। फिर अगला प्रश्न कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य हैं? तो उत्तर है, भारत में लगभग 72 पक्षी अभयारण्य हैं। फिर अगली जानकारी कि भारत के 5 प्रसिद्ध राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य कौन से हैं? तो नंबर 1 है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो हरियाणा में है। दूसरा, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य जो केरल में है। तीसरा, रंगनाथिटू पक्षी अभयारण्य जो कर्नाटक में है। चौथा, घाना पक्षी विहार राजस्थान में। और नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। फिर अगली जानकारी देखिए, इनमें कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं? तो उत्तर है, पक्षी अभयारण्यों में मुख्य रूप से प्रवासी और स्थानीय पक्षी पाए जाते हैं, जैसे पेलिकन, सारस, बत्तख, बाज और ईगल। इनके अलावा विभिन्न अभयारण्यों में सांभर, चीतल, नीलगाय, अजगर, लोमड़ी और बंदर जैसे कई अन्य पशु भी पाए जाते हैं। तो प्रवासी पक्षी कौन से होते हैं? प्रवासी पक्षी वे पक्षी होते हैं जो अपने प्रजनन, भोजन और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। या आप कह सकते हैं कि ऐसे पक्षी जो हर साल प्रजनन के लिए, भोजन के लिए और अनुकूल परिस्थितियों की तलाश में अपने मूल स्थान जहाँ पर वो रहते थे वहां से किसी दूसरे स्थान पर लंबी दूरी तक यात्रा करते हैं। ठीक है, और फिर वापस अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं। कब? जब मौसम जो है बदल जाता है, उनके अनुकूल मौसम हो जाता है। ठीक है, तो वे होते हैं प्रवासी पक्षी। और स्थानीय पक्षी कौन से होते हैं? ये वे पक्षी होते हैं जो अपना पूरा साल जो है किसी एक ही स्थान पर बिताते हैं। ठीक है, और अपने आप को मौसम के अनुसार ही ये ढाल लेते हैं और उसी मौसम में रहना वो सीख जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए बादलों में मछली और बंदर का चित्र बनाया गया है। अब आप भी दिए गए बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा कीजिए और उसमें रंग भरिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मछली का चित्र दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बादलों में आपको बंदर का चित्र दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको इन बिंदुओं को मिलाना है और ये चित्र बनाना है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं भालू का चित्र और ये मोटे बिल्ले का चित्र है। ठीक है, तो आपको इन बिंदुओं को मिलाना है। जैसे ये डॉट डॉट को इस तरह से मिलाकर आपको पूरा चित्र इनका तैयार करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन बिंदुओं को मिलाते हुए ये चित्र पूरा करना है और इसमें रंग भी भरना है। आशा करती हूँ आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।